नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस इवेंट में जिसका नाम है पहले माँ। मेरा नाम है दिव्या देसवाल और आज मैं हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से आप सबसे बात करने वाली हूँ। हमारे बात का विषय ये है कि स्तनपान जिसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि ये नेचुरल है। लेकिन फिर भी बहुत सारी माँओं को, बच्चों को इसमें कितनी कठिनाई आती है, कितने चैलेंजेस आते हैं। तो हम ये सोच के क्यों चलते हैं कि जब बच्चा हो जाता है सिर्फ उसके बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग का कार्यक्रम चालू होगा, या अब तक जो भी हुआ, चाहे प्रेगनेंसी में, चाहे माँ की हेल्थ में, चाहे बर्थ में, उसके लेबर में, उसमें जो भी हुआ, उसका कोई असर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं पड़ेगा। ये हम कैसे सोच लेते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे शरीर में सिर्फ उसी मिनट नहीं होती है। इसका एक बहुत सीधा और सरल उदाहरण ये है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, जैसे कि हमें आज पता लगा कि शरीर टूट रहा है और बुखार हुआ है, तो क्या वो बैक्टीरिया या वो इन्फेक्शन हमें उसी टाइम हुई थी? बहुत बारी वो इन्फेक्शन हमें बहुत पहले होती है। फिर एक अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है हमारी बॉडी का कि जैसे ही वो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन आएगी, तो वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा या वो उसको फाइट करेगा। और जहाँ पे हमारी हेल्थ है, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, हमारा खान-पान, रहन-सहन कैसा है, ये सब चीज़ें मिलके एक बैंक बैलेंस की तरह हैं हमारी एबिलिटी में लाइफ के लिए, जिसमें जिसमें इम्यूनिटी भी आती है। तो वो सब का निचोड़ लेके हम ये कहेंगे कि ये जो इन्फेक्शन है और ये जो इन्फेक्शन की आर्मी आई है, ऐसे कितने भी लोग उसमें लोग हैं, क्या हम उससे लड़ सकते हैं कि नहीं? उसकी वजह से थोड़ा-सा हमारा टेम्परेचर ऊपर जाएगा, थोड़ा-सा बुखार होगा। कुछ लोगों को बहुत तेज़ बुखार होगा, कुछ लोगों को बुखार उतरेगा नहीं और कुछ लोगों को हल्की-सी हरारत होके फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आज जो हो रहा है, वो आज ही हुआ है। उसी तरीके से हर बेबी का एक सीक्वेंस है। इनफैक्ट हम सबकी ज़िंदगी में एक सीक्वेंस रहता है हर चीज़ में। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा उठ के चलने लग जाएगा तो एकदम से ही उसके पैरों में, उसकी मांसपेशियों में, उसकी नसों में जान आ जाएगी। वो धीरे-धीरे कोशिश करता है उठने की। उसी तरीके से एक तैयारी का टाइम रहता है, पैदा होने से पहले भी। तो उस बारे में थोड़ी-सी हम आज बात करेंगे, क्योंकि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की चैलेंजेस की बात करते हैं, तो हम सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग को ही नज़र में रखते हैं। हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि माँ कैसी है? हम ये नहीं पूछते हैं कि बर्थ कैसा था? लेबर कैसा था? क्या वो सिज़ेरियन था? क्या कोई इंटरवेंशन था? किसी किसी तरीके की मेडिकल नीड थी? क्या बेबी और माँ इकट्ठे रहे? तो ये सब चीज़ें मैं ये सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों का एक प्रभाव रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसी रहेगी। तो सिर्फ़ चैलेंजेस को देखने से हम माँओं पे प्रेशर सिर्फ़ डाल रहे हैं कि अरे ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल है, बेबी के लिए अच्छा है, तुम्हें करना चाहिए। लेकिन दैट वो पूरी स्टोरी नहीं है। पूरी स्टोरी कहाँ से आ रहे हैं वो भी है। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगी कि हमारी एक सीक्वेंस है बर्थ के लिए भी और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी। जिन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, सिर्फ़ अपने इंटरनेट पे ब्रेस्ट क्रॉल टाइप करके देखिए और उसमें वो पूरी चीज़ बताई जाती है कि जैसे ही बच्चा निकलता है और उसको माँ के ऊपर रख देते हैं, चाहे चेस्ट पे, चाहे स्टमक पे, तो वो थोड़ा-सा टाइम लेता है कि अच्छा, अब मैं इस नई दुनिया में आ गया हूँ। तो अब मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए, क्योंकि बर्थ जो था वो बहुत इंटेंस था, चैलेंजिंग था, हो सकता है डिफ़िकल्ट था, हो सकता है हार्ड है, वो भी हो सकता है, पर सिंपल और नेचुरल भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि हम आ रहे हैं एक वाटरी वर्ल्ड से, वूम्ब से, जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड है और हम आ रहे हैं एक जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, जहाँ पे ग्रेविटी है, जहाँ पे कुछ बहुत कुछ और भी है। तो 1 मिनट को एक पॉज़ लेता है बच्चा। उसके बाद उसको इंटरेस्ट आता है कि मैं सेफ हूँ, मेरी माँ है, मैं इधर-उधर देखता हूँ और फिर
अपने आप से अपने रिफ्लेक्सेस यूज करके वो बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है। और ये माना गया है और देखा गया है कि वो बच्चा अगर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप से ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर सकता है या शुरुआत कर सकता है। मतलब वो थोड़ा सा डिस्टेंस अपने पैरों से धक्का लगा के ऊपर आके ब्रेस्ट ढूंढ के लेफ्ट या राइट और अपने आप से आ सकता है। ये एक स्टडी 1990 में पब्लिश हुई थी लैंसेट जर्नल में। लैंसेट एक मेडिकल जर्नल है और इसमें डॉक्टर रिगार्ड और एक नर्स ने ये स्टडी करी थी कि जब उन बच्चों को अपनी माँ पे छोड़ा जाता है जिनके लेबर और बर्थ में कोई मेडिकेशन नहीं है, वो बच्चे अपने आप से क्रॉल करके ब्रेस्ट तक आ जाते हैं और अपने आप से ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर माँ और बच्चों को अगर इकट्ठा रखा जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग वैसे ही अनफोल्ड होती है या उसकी क्रिया वैसे ही रहती है जैसी नेचर ने बताई है। तो जब हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल है, वो तो सच है, लेकिन अगर बच्चा माँ के पास नहीं है तो नेचुरल कैसे है? मैमल्स के बच्चे उनके पास रहते हैं। अब इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला था अनमेडिकेटेड और दूसरा था अनइंटरप्टेड। जब हम अपने लेबर और बर्थ को इन दो नजरियों से देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि जैसे ही हम उसके बीच में इंटरवीन करते हैं, चाहे मेडिकल नीड से करते हैं, चाहे डॉक्टर के कहने से करते हैं या बेबी को दूर लेके जाते हैं, तो उन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है कि ब्रेस्ट फीडिंग का सक्सेस कैसा रहेगा। और उसके लिए पहले इन दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। अनमेडिकेटेड मीन्स कि आपने लेबर अपने आप से शुरू होने दी, फिर हम ड्यू डेट नहीं देखेंगे, चाहे ड्यू डेट से पहले हो रही है या बाद में। जिस स्पीड या पेस पे वो लेबर चलती है, वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, उसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे हो गए या 6 घंटे हो गए तो अब इसको तेजी से करो या वाटर बैग ब्रेक करेंगे या कुछ देंगे तेज करने के लिए पेन, वो भी नहीं करेंगे। फिर किसी टाइप का पेन किलर, किसी टाइप के मसल रिलैक्सेंट्स हम नहीं लेंगे या किसी टाइप की पेन रिलीफ जैसे कि एपिड्यूरल, वो भी नहीं यूज हुई। फिर जब बेबी आ रहा है तब भी माँ को ये कहा जाएगा कि अच्छा बताओ तुम्हें कैसे ठीक लगता है, उस पोजीशन में वो बैठेगी अपनी मर्जी से, अपनी शरीर के साथ मिलके, अपनी बेबी के साथ मिलके। जब उसको वो अर्ज आएगी पुश करने की तो वो पुश करेगी और फिर वो बेबी को लेके वापस माँ के पास रख देंगे। काफी स्मूथ सीक्वेंस है, नेचर ने बनाया है। सोचिए उस टाइम पे जब हमारे पास डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, 3 जनरेशन बैक भी हमारे घरों में बच्चे पैदा होते थे। तब माएँ अपनी बॉडी की सीक्वेंस फॉलो करती थी और बच्चे अपनी बायोलॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करते थे। तो जब वो बाहर आते थे कोई बच्चे को दूर नहीं लेके जाता था, वापस माँ के हाथ में दे देते थे। बहुत सारी दाएं जो अभी भी काम करती हैं पंजाब में, वो कहती हैं कि हम जो ऑल है, जो कॉर्ड है, हम नहीं काटते हैं, वो माँ ही काटेगी। अब उसका समझ देखो हमारे ट्रेडिशन की कि जब हम उसको नहीं काटेंगे तो आप बच्चे को माँ से दूर कर ही नहीं पाएंगे। तो काटने के लिए माँ उस बच्चे को अपने पास उठा लेगी और फिर अगला सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। अगला सीक्वेंस, बच्चा माँ को सेंस करेगा अपने सारे सेंसरी ऑर्गन से। स्मेल सबसे बड़ा है, तो माँ की एक बड़ी पिक्यूलियर सी स्मेल है जो उसके एमनियोटिक फ्लूइड की भी स्मेल है, वही स्मेल ब्रेस्ट पे भी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि नेचर ने कहा कि जब बच्चा बाहर आएगा तो उसको घर का रास्ता बताने के लिए ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन है कि स्मेल, तो वो उसको ब्रेस्ट की तरफ लेके जाएगी। साउंड, जब माँ बोलती है या जब माँ बच्चे को उठाएगी, उसको देखेगी, बोलेगी, तो क्या बोलेगी? प्यार वाले शब्द ही बोलेगी ना। ऐसे बहुत सी बातें प्यार से माँ ने अपने बच्चे से करी हैं जब वो अंदर था। कई बार अपने पेट को छू के, कभी जब बेबी किक करता है तो माँ बातें करती है बच्चे से। तो वही आवाज, वही स्पीच पैटर्न, वही रिदम, वही प्यार, ये एक और तरीका है बच्चे को बताने के लिए कि हम घर वापस आ गए हैं। अब वो जगह नहीं रही पर ये भी घर है। और फिर बच्चे जो हैं छोटे, न्यू बॉर्न तक 8 से 10 इंच तक देख सकते हैं। तो जैसे ही वो माँ के ऊपर हैं और इसे सिर उठा के आवाज की तरफ ध्यान देंगे तो सीधा माँ के साथ आई कांटेक्ट। अब हमारे ब्रेन में सेफ्टी के लिए आई कांटेक्ट को बहुत मायने दिया गया है। उसको कहते हैं सोशल एंगेजमेंट सिस्टम, जो इस बच्चे का शुरू से है।
जैसे ही बाहर आया और उसने अपनी माँ को मिला और बहुत अलग अलग तरीके से उसे लगा कि मैं वापस घर आ गया हूँ, मैं सेफ हूँ, तब वो रिफ्लेक्स जो है जिसको कहते हैं सकिंग रिफ्लेक्स, वो उठता है। हमें भी ये मालूम है कि अगर हम बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस हैं, तो हमारी जॉ इतनी अच्छे से चलती नहीं है, सोच खाने की तरफ नहीं होती है, डाइजेशन अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहला काम इन दिस अनमेडिकेटेड अनइंटरप्टेड है कि एक तो बच्चे के प्रोसेस में किसी मेडिकेशन का असर ना हो, और दूसरी चीज, माँ और बच्चा इकट्ठे हैं तो वो अनइंटरप्टेड सीक्वेंस से बच्चा सेफ फील करने लग जाता है। जैसे ही वो सेफ फील करेगा तो उसकी बॉडी कहेगी कि हाँ, हम घर आ गए हैं, अब हम वो सब कर सकते हैं जो बायोलॉजिकल सीक्वेंस में है, और ब्रेस्ट फीडिंग उस बायोलॉजिकल सीक्वेंस की कल्मिनेशन है। तो ये दो चीजें बड़ी ध्यान की रखने की। अब बात ये है कि हर एक का तो बिल्कुल परफेक्ट बर्थ हो नहीं सकता है, तो फिर हमको ये सोचना है कि अगर मेडिकेशन की जरूरत पड़ गई, अगर इमरजेंसी हो गई, अगर इंड्यूस करना पड़ा, तो उसका क्या असर होगा, इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पर पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस ब्रेस्ट फीडिंग की सक्सेस के लिए पहले मिनट से क्या क्या चीजें जरूरी है। पहली चीज जरूरी है कि स्ट्रेस ना हो, बच्चे को स्ट्रेस ना हो। अब बर्थ तो स्ट्रेसफुल है ही है, कैसे भी हो, बहुत इंटेंस है, तो नेचर ने मैकेनिज्म दिया कि माँ के पास रखो तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, और जिसको कहते हैं ना सेफ्टी, या कैसे बोलेंगे इसको, कि एक हैबिटेट है घर का, या माँ की सेफ्टी आ जाएगी। तो इसलिए जैसे ही सेफ फील करेगा तो बॉडी के नेचुरल एक्सप्रेशन अपने आप आ जाएंगे। दूसरी चीज है कि जो बर्थ में अगर कोई इंटरवेंशन ऐसा हुआ, बच्चे को खींचना पड़ा, वैक्यूम लगा, तो उसके नेक का जो उसकी गर्दन का डायनामिक्स है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब बच्चे बाहर आते हैं तो वो अपने सिर पहले आता है, तो सिर पे कॉम्प्रेशन फील करते हैं। उस कॉम्प्रेशन के लिए तो गर्दन डिजाइंड है कि ऊपर से प्रेशर आएगा, वर्टेब्रास उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब हम उसको खींचते हैं तो डायनेमिक्स बदल जाता है, क्योंकि अब हम गर्दन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, चाहे सी सेक्शन में खींच रहे हैं, चाहे वैक्यूम में खींच रहे हैं, तो गर्दन में रिवर्स फीलिंग आती है, कॉम्प्रेशन की जगह इलोंगेशन। उससे मांसपेशियों में फर्क पड़ सकता है, टिश्यूज में फर्क पड़ सकता है, और हमारी गर्दन से कुछ एक नर्व्स निकलती हैं जिनका नाम है क्रेनियल नर्व्स, और उनमें से कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो इस मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। तो अगर उन नर्व्स पे जोर पड़ा तो हम ये मान सकते हैं कि इस ब्रेस्ट फीडिंग पे भी जोर पड़ेगा। अगर बच्चा स्ट्रेस्ड है, हम क्या करते हैं स्ट्रेस में, थोड़ा सा बॉडी टाइट हो जाती है, जॉ टाइट हो जाता है। अगर बच्चे की ये मांसपेशियां टाइट हैं तो फिर भी उसका मुंह पूरा नहीं खुलेगा। तो जितने तरीके से हम उसका स्ट्रेस लेवल्स घटा सकते हैं, उसकी इंटरवेंशन लेवल्स को स्मूथ कर सकते हैं, उतना उसका ये मैकेनिज्म, ये जो एक सिस्टम है इसके मूवमेंट का, टंग के मूवमेंट का, स्वॉलो करने का, और अंदर से चाह रूट करके ढूंढने का, ये सिस्टम्स क्लियर हो जाते हैं। अगर ये सब सिस्टम्स क्लियर है तो हम कह सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग इज नेचुरल, क्योंकि वो नेचर के जो सिस्टम्स हैं वो अपने आप नजर आने लग जाएंगे। तो नसें, मांसपेशियां, गर्दन की सारी यहाँ की बोन्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बेबी कब पैदा हुआ। फिर हम वापस अनमेडिकेटेड पे जाते हैं। अनमेडिकेटेड मतलब कुछ किया नहीं गया लेबर शुरू करने के लिए, कुछ किया नहीं गया बच्चे को टाइम से पहले बाहर निकालने के लिए। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि बच्चे के पैदा होने का टाइम ड्यू डेट है, पर वो जरूरी नहीं है। अगर आप देखें तो उसको हम एस्टिमेटेड ड्यू डेट बोलते हैं, उसको हम ड्यू डेट नहीं बोलते हैं। वो कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ड्यू डेट को लेके हो जाती हैं, कि जैसे कि आपकी ड्यू डेट निकल गई, कल आ जाइए, इंड्यूस कर देंगे, या आपकी ड्यू डेट निकल गई, बेबी तो नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, सी सेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ ड्यू डेट को लेके चले तो हम बच्चे की एज नहीं देख रहे, हम सिर्फ कैलेंडर पे टाइम देख रहे हैं। वो तो एक थंब रूल से निकाला गया था।
क्योंकि जो बच्चे की ये सीक्वेंस, जो ये एबिलिटी है, ये रिफ्लेक्स है सकिंग, स्वॉलोइंग और ब्रीदिंग को कोऑर्डिनेट करने की। सकिंग तो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड सक करता है और ले जाता है। स्वॉलोइंग भी शुरू हो जाती है, अंदर ले जाने का मैकेनिज्म भी बहुत पहले शुरू हो जाता है। लेकिन कभी देखिएगा, आप जब खाते हैं, चबाते हैं, जब आप स्वॉलो करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी पॉज हो जाती है। अब ये आपके लिए तो बड़ा नेचुरल है, लेकिन बच्चे के लिए जो अभी अभी दुनिया में आया है और पहली बार उसने सांस ली है, इस पूरे को रेगुलेट करने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए या कोरियोग्राफ करने के लिए उसे थोड़ी मेहनत लगती है। तो ये सिस्टम सेट होना 37 वीक्स के बाद होता है। अब कैलेंडर वाले 37 वीक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेबी के एज की, जिसको कहते हैं जेस्टेशनल एज। तो जैसे जैसे बेबी बढ़ता है, उसकी एबिलिटी, उसकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ती हैं, क्योंकि वैसे वैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है और वो एबिलिटी आ जाती है। सपोज हमने कहा कि भाई ड्यू डेट हो गई है, इसको निकाल देते हैं। हो सकता है हमारे कैलेंडर में 37 वीक्स हो गए हों, पर उसके लिए सच्चाई में वो डेवलपमेंट टाइम नहीं आया हो, तो उसमें भी उसको ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन चीज़ों को अगर हम इकट्ठा रखें, एक साथ रखें और इनके बारे में सोचें, तो हम ये देखेंगे कि ये नहीं है कि हमने एक चीज़ करी तो उसका असर हो गया। अब से हम कहते हैं कि भई ड्यू डेट है, हम इंड्यूस करते हैं। आपने इंडक्शन के हार्मोन डाले, थोड़ी-सी दर्द चालू हुई, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे में भी दर्दें अच्छे से नहीं आई। तो फिर क्या हुआ? फिर डॉक्टर ने कहा कि देखिए अब तो 24 घंटे हो गए हैं, हुआ तो है नहीं है, अब हमें बेबी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब आप फिर सी सेक्शन भी हो गया। अब अगर सी सेक्शन हो गया, तो फिर आप उठ नहीं सकते, बेबी को होल्ड नहीं कर सकते, उसको अपने ब्रेस्ट पे नहीं ला सकते, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। कितनी सारी चीज़ें रुक जाएँगी क्योंकि आपका तो सर्जरी हो गया। उसके बाद आपको एंटीबायोटिक दिए गए। अब आपके शरीर में एंटीबायोटिक, आप आपने कभी देखा है कि जब आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है तो साथ में एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देता है या लैक्टोबैसिलस देता है, ताकि आपकी गट हेल्थ बनी रहे। अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उस ब्रेस्ट मिल्क पे भी उसका असर होगा, और वो बेबी जो भी नया नया पैदा हुआ है और अपनी गट हेल्थ बना रहा है, अपने माइक्रोबायोम बना रहा है, अपने खाना पचाने वाले बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उस पर भी असर होगा। तो एक कैस्केड इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा कि भी आपने पहला डोमिनो हिलाया, सारी चीजें उसके साथ गिरती चली गई। वही चीज है कि से अगर आपने इंड्यूस किया और उसके बाद दर्दें अच्छे से आ गई, लेकिन इंडक्शन की दर्द जो है वो बहुत सीवियर है। तो आपने कहा कि अब मुझे पेन रिलीफ चाहिए, फिर आपने एपिड्यूरल लिया। उसकी वजह से कुछ एक जो बेबी के मैकेनिज्म्स हैं सकिंग वाले, वो डिमिनिश हो गए, क्योंकि हमें पता है कि मेडिकेशन से सकिंग को इफेक्ट होता है। तो वो जो शुरुआत का सीक्वेंस है वो इंटरप्ट हो गया, या और किसी वजह से बेबी को आपसे सेपरेट कर दिया गया, तो वो भी ये सब चीजें ना सिर्फ सीक्वेंस तोड़ती हैं, बेबी के लिए एक स्ट्रेस है, क्योंकि उसके ब्रेन में जो जैसे रैम होता है किसी कंप्यूटर का, रीड ओनली मेमोरी, जो स्टार्टअप डिस्क है, उसमें तो लिखा था कि भाई ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे, तो एक क्रम बना हुआ है। उस क्रम को हमने कहीं से तोड़ दिया। तो हर चीज़ का, जो भी चीज़ की जाए, चाहे इंडक्शन की जाए, चाहे सेपरेशन किया जाए बेबी को मम्मी से, चाहे ऑगमेंटेशन की जाए, इसका मतलब है कि हार्मोन देके तेज करते हैं लेबर को, चाहे आप बच्चे को कहो कि चलो हम थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के लिए ले जा रहे हैं, या उसके मुंह में सक्शन की ट्यूब डाल रहे हैं, चाहे एपिड्यूरल हो, चाहे सी सेक्शन हो, इन सब का नेट असर उस बच्चे पे दो तरीके से है। एक, बॉडीली, कि जो आया उससे मेरे टिश्यूज, मेरे नर्व्स, मेरे मांसपेशियों पे, मेरे जॉ स्ट्रक्चर पे, मेरे रिफ्लेक्स पे क्या असर पड़ा। तो वो तो एक बड़ा सीधा है। दूसरा, स्ट्रेस, कि जैसे ही वो क्रम टूटता है, क्योंकि बेबी को तो नहीं पता है कि वापस आ जाएगा, ये मेरे लिए अच्छा है, तो उसको किस तरह से वो इंटीग्रेट करेगा, यही सोच के कि अरे मुझे तो ऐसा होना चाहिए था, अब ये हो गया, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। वो इटसेल्फ इज अगेंस्ट ब्रेस्ट फीडिंग, कि कोई भी बच्चा जिसका जॉ टाइट हो, जिसकी एंजाइटी ज़्यादा हो,
खाने के बारे में कैसे सोच सकता है और उस खाने को कैसे इंजॉय कर सकता है। तो वो भी एक सीक्वेंस आ गया। जब ये सब माँ के साथ होता है तो माँ भी बहुत स्ट्रेस्ड होती है। अब ब्रेस्ट फीडिंग मैकेनिज्म अगर हम देखें तो उसमें एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन। उसको बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं, उसको कडल हार्मोन कहते हैं, उसे मोरालिटी हार्मोन कहते हैं, उसे ट्रस्ट हार्मोन कहते हैं। ऐसा जाना जाता है कि जितनी भी हम ह्यूमैनिटी वाली हमारे एसेंसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन है। और वही ऑक्सीटोसिन मिल्क बन तो रहा है लेकिन बच्चे के लिए रिलीज करने के लिए ऐसे सोच लिए कि माँ का प्यार रिलीजेस मिल्क फॉर द बेबी, कि माँ अपने प्यार से उस वो लेट डाउन होता है और जिससे बच्चे को मिल्क मिलता है। पर अगर ये माँ परेशान है, अगर ये माँ स्ट्रेस्ड है, अगर ये माँ इनका क्रम कहीं टूट गया है, इनको सपोर्ट नहीं मिला है, ये डरी हुई है, तो कितना ऑक्सीटोसिन हो पाएगा? वो तो होएगा ही नहीं, क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी के जो जो वर्किंग हार्मोन्स हैं उनको सप्रेस कर देते हैं। तो वो एक और फैक्टर आ गया। अब एक स्ट्रेस मदर और एक एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड बेबी को जब हम कहेंगे कि अब ब्रेस्ट फीडिंग करो क्योंकि ये नेचुरल है, पर नेचुरल मैकेनिज्म्स तो प्रोटेक्शन में चले गए, ग्रोथ में तो रहे ही नहीं। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो ग्रोथ का पार्ट है। तो तब उसको क्या असर होगा? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं, चैलेंजेस, लैच अच्छा नहीं है, शैलो लैच है, बेबी मुंह नहीं खोलता है, बेबी को सकिंग नहीं आती है। ये बहुत लोग कहते हैं कि बेबी को सकिंग नहीं आती है, बेबी ब्रेस्ट पे सो रहा है, या बेबी सो रहा है उठ ही नहीं रहा है, या बेबी रोता जा रहा है, वो शांति नहीं हो पा रहा है, मेरा दूध नहीं आ रहा है। ये सारी जो स्टोरीज बन जाती हैं, ये जो जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, क्या ये सच्चाई में ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर ही है, या पीछे जाके अगर देखें तो कहीं वो मेडिकेशन और इंटरप्शन और स्ट्रेस हमें रोक रहा है ब्रेस्ट फीडिंग से, जो ऑफ कोर्स नेचुरल है। तो इस सारी बात करने का पर्पस क्या है? इस सारी बात का पर्पस ये है कि इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक में प्रॉब्लम्स तो सभी को पता है। बहुत लोग ये बात करते हैं कि कैसे ब्रेस्ट कैसे काम करती है, मिल्क कैसे बनता है, कितना नेचुरल है। माँ का मिल्क तो 22 हफ्ते पे ही आना शुरू हो सकता, मतलब प्रोसेस चालू हो जाता है, ब्रेस्ट रेडी हो जाती हैं, बेबीज भी जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं, उनका सीक्वेंस भी है करने का। तो फिर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों? वो तो हमने देख लिया। और इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनफैक्ट अगर कोई और बात ना हो और सिर्फ इसी मुद्दे पे ध्यान दें कि इसका रिपेयर क्या है, इसको वापस हम कैसे ले जा सकते हैं उस रिस्टोर पैराडाइम पे। तो एक चीज जो हर हर चीज को रिपेयर कर सकती है या वापस ला सकती है माँ और बेबी को इकट्ठे करके, उसको कहते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। अगर एकदम से ना हो, अगर पहले घंटे में हो जाए, अगर सेपरेशन हो ही ना, अगर माँ और बेबी को स्किन टू स्किन मीन्स कोई कपड़ा नहीं, कुछ लपेटा नहीं, माँ की छाती पे बेबी, अगर सीधा स्किन टू स्किन कर ले तो पहले घंटे में कर ले तो बहुत बढ़िया, उसको तो कहते हैं गोल्डन आवर। बाकी सारे सीक्वेंस अपने आप हो जाएंगे। पर से किसी रीजन से, किसी वजह से, किसी जरूरत से सेपरेशन हुआ या मेडिकेशन हुआ, जब माँ और बेबी इकट्ठे वापस आए, उनको वापस स्किन टू स्किन। अब इस स्किन टू स्किन का कोई टाइम तो है नहीं कि भाई कितने घंटे में ठीक हो जाएगा, कोई दवाई तो है नहीं है ये। सिर्फ ये मान के चलिए कि बेबी के लिए माँ हैबिटेट है, उसकी पूरी दुनिया है। वो पूरी दुनिया को सिर्फ अपनी माँ के थ्रू ही पहचान पाएगा। और जब हम उस बेबी को माँ के साथ लेके आते हैं स्किन कांटेक्ट में, तो सबसे बड़ा हमारा ऑर्गन किसी भी सेंसिंग का तो स्किन ही है। वो स्किन कांटेक्ट, वो वार्म, वो स्मेल, वो उसकी आवाज, उसके दिल की धड़कन, अ, और जब वो बोलती है तो वो सिर उठा के उसकी तरफ देखेगा, वो इंटरैक्शन जो होगा उसमें बेबी को बहुत सारे सटल मैसेजेस जाएंगे, जैसे कि हाँ, तुम अलग हो गए थे पर अब तुम सेफ हो। हाँ, हमें जरूरत थी मेडिकल नीड की, लेकिन अब हम ठीक हैं, अब हम सेफ हैं, अब हम इकट्ठे हैं, अब हम हमने पार कर ली वो दुविधा जो हमें हुई थी या जो जरूरत थी, हमने उसको ओवरकम कर लिया। पर अब से वी आर सेफ। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और ये मैसेज उस बेबी को ऐसी माँ से नहीं जा सकता है जो खुद ही सेफ नहीं फील कर रही है।
तो अगर हम बेबी को सेफ फील कराना चाह रहे हैं तो उसका पाथवे तो स्किन टू स्किन है, लेकिन उसका जो ट्रांसमीटर है वो माँ है। तो माँ को कैसे सेफ रखेंगे, उसको कैसे नर्चर करेंगे। हमारे ट्रेडिशंस में बहुत कुछ हुआ करता था, अब हम उस पोस्टमार्टम ट्रेडिशन को कन्फाइनमेंट कहते हैं, तो शायद थोड़ी रेजिस्टेंस है। लेकिन आइडिया कन्फाइनमेंट का नहीं था, आइडिया था कि एक ऐसी बाउंड्री बनाई जाए पोस्टमार्टम पीरियड में कि माँ को हम एक सेफ रख सकें, उसको खुली छूट हो जो वो करना चाहे, उसके ऊपर कोई ड्यूटीज ना ला दी जाए। तो कोई घर का काम नहीं, कोई रिश्तेदारों को देखना नहीं, तो उससे उसकी एनर्जी कंजर्व होगी और फिर उसके पास बहुत टाइम होगा अपने बेबी के साथ इंटरेक्ट करने का, प्रिवेसी होगी अगर स्किन टू स्किन नेचुरली करे। ये सब चीजें अगर हम देखें आज की दुनिया में, तो कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे नर्चर कर सकते हैं उस माँ को। हम उसको अच्छा खाना, हमेशा ये नहीं है कि भाई पोस्टमार्टम में यही खाते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। ये बता सकते हैं कि ये फ्रेश, होममेड, लाइट फूड से उसको क्या फ़ायदा होगा। अच्छी हाइड्रेशन, ताकि उसके शरीर में इतना फ्लूइड रहे कि मिल्क बन सके। इमोशनल हेल्थ, हम उसको कैसे सपोर्ट करेंगे? अगर उसे ही प्यार नहीं मिल रहा, तो वो प्यार आगे क्या बाँटेगी? तो इनकरेजमेंट, नहीं बेटा सब ठीक होगा, या कोशिश करेंगे, या लाओ मैं सपोर्ट कर देती हूँ, या किसी भी तरह से उसे बढ़ावा देना है। ऐसे सेंटेंसेस कहने की हमारे तो बहुत दूध आता था, हमारे तो दूध टपकता था, या ये बच्चा बहुत रो रहा है, शायद तुम्हें दूध नहीं आ रहा है। ये सेंटेंस उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को शैटर करता है। ये सेंटेंसेस उसको हेल्प नहीं करते हैं। हालांकि आप शायद बेबी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन माँ प्रोटेक्ट नहीं हो रही है, और अगर माँ प्रोटेक्टेड नहीं है तो बेबी प्रोटेक्टेड नहीं फील कर सकता है। आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, हाँ हम उसको खाना दे सकते हैं, लेकिन उसको पचा नहीं सकते हैं, उससे उसको ग्रो नहीं कर सकते हैं, उसको डेवलप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इतने सिंपल नहीं है। पौधे ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप पौधे में सिर्फ पानी डालेंगे और उसको एक कोने में रख देंगे और सिर्फ पानी डालते चले जाएंगे, कितना भी पानी, बस पानी दे दो, तो वो पौधा ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा। उसको राइट अमाउंट ऑफ पानी, राइट टाइप ऑफ पानी, राइट टाइप ऑफ यू नो फर्टिलाइजर, या जो भी उसको चाहिए, सनलाइट, हर चीज की जरूरत है, पर अप्रोप्रिएट मात्रा में। सिर्फ खाना डालना पर्पस नहीं है बच्चे के मुंह में, क्योंकि बच्चा जो है सिर्फ शरीर नहीं बड़ा कर रहा है, उसका ब्रेन भी बड़ा हो रहा है, उसके इमोशंस भी बड़े हो रहे हैं, वो हर चीज में ग्रो कर रहा है। इसलिए वो माँ इज द ट्रांसमीटर, ऐसा सोचेंगे कि जैसे जैसे माँ फील करेगी वैसे वैसे बच्चा फील करेगा। सब जानते हैं प्रेगनेंसी में नहीं हम कहते हैं कि अच्छी चीजें सोचो, अच्छा खाना खाओ, ताकि बच्चा खुश रहो, ताकि वही स्वभाव बच्चे का बनेगा। तो अभी कैसे बदल गया, अभी भी तो वही है। फिर ये बड़ी ज़रूरत रहती है हमें कि यू नो कि जो क्वालिटी खाने की है, ब्रेस्ट मिल्क से अच्छी कोई हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बच्चा डिसाइड कर रहा है कि क्या क्वालिटी है ब्रेस्ट मिल्क की, कोई और नहीं डिसाइड कर रहा है। वो, और कोई भी मिल्क प्री डिटर्मिन्ड है, पहले से ही उसमें सब कुछ है, चाहे किसी भी एज का बच्चा हो। लेकिन जब बच्चा माँ के साथ रहता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में, उसका मुंह ब्रेस्ट पे होता है, तब एक बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशन चलती है बच्चे और माँ के बीच में कि मुझे क्या चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर है। हम ये कह सकते हैं कि ये मेडिकल इंटरवेंशन है, ये सेपरेशन है, ये लैक ऑफ सपोर्ट है, ये हमारी समझ की कमी है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर नहीं। इसलिए एंड में तो यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन हमें सब जानने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने कुछ बोले हैं, हो सकता है कुछ ऐसे हैं जो मैंने अभी नहीं बोले हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमें पूरी तरह अपने शरीर के बारे में भी सब कुछ नहीं पता है, साइंस को नहीं पता है सारा। अभी भी रिसर्च चल रही है, जो चीजें हमने पहले सोची थी वो अब बदल गई हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि हमें नहीं मालूम है, और हमें मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल है। इसलिए नेचर ने ये मैकेनिज्म बनाया हुआ है, और ये मैकेनिज्म बहुत बढ़िया से चलता है।
माँ और बेबी के लिए, जब वो माँ और बेबी इकट्ठे होते हैं, उन पे टाइम का कोई प्रेशर नहीं होता है, उन पे मेजरमेंट का कोई प्रेशर नहीं होता है और माँ का ट्रांसमीटर वही हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, खुशी, ममता, प्यार अपने बेबी को ट्रांसमिट करते हैं। सो इतना ही आज मेरी तरफ से। और अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ भेजिएगा। अम, इसी के साथ, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ हेलो स्वास्थ्य का, मुझे यहाँ बुलाया और आप सबका जिन्होंने मेरी बात सुनी। बहुत-बहुत धन्यवाद।